चलिए अब आज की बात प्रारंभ करने के पहले भगवान गणपति को और वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते वास्तु पुरुष भूषय्या व्रत प्रभो मद्गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। वास्तु क्या है इस बारे में जानने के लिए आइकास वालिया चैप्टर के माध्यम से हम आपको वास्तु शास्त्र के कोर्स के बारे में बताते हैं। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद आइकास इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज चेन्नई से चलने वाला यह 60 सेंटरों में से एक सेंटर है ग्वालियर। हम अपने यहाँ वास्तु शास्त्र को आपको मॉडर्न होने के साथ साथ जो पाश्चात्य वास्तु है, जो ओरिजिनल वास्तु है, उसके वास्तु में जो एक्चुअल जो विषय कहा गया है, वास्तु विश्वकर्मा वास्तु या महीमतम का शास्त्र जो है, मैं जो रावण के नाना थे उनका वास्तु, ये सब जो प्राचीन वास्तु है मुख्य रूप से वास्तु था। बृहत संहिता में वास्तु का वर्णन आया। बराहमिहिर जो हमारे ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, ज्योतिष के प्रवर्तक बहुत सारे हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे विश्व में 2 लोग चल रहे हैं। एक है पराशर और दूसरे हैं बराहमिहिर। पराशर ने तो केवल आपके सामने ज्योतिषीय गणना और ज्योतिष के फलित की बात की। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, ये एक माइक ऑन है, किसी का स्पीकर ऑन है। आराधना जी माइक बंद कर लीजिए, आपको आवाज इको नहीं होगी। सभी लोग बंद कर लीजिए, है ना। तो जो पराशर जी हैं उन्होंने जन्मपत्री ज्योतिष, गणित ज्योतिष इसके बारे में बताया। लेकिन जो बराहमिहिर हुए उन्होंने ज्योतिष की विविध विधाओं को बताया। बराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ सामुद्रिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वास्तु शास्त्र और हमारे अंग लक्षण, यानी कि अगर आप बृहत संहिता पढ़ेंगे, मेदिनीय शास्त्र यानी कि पूरे भूमंडल पर होने वाली घटनाएं, इन सब का वर्णन बराहमिहिर ने बहुत अच्छे से किया है। और बराहमिहिर के शास्त्र बृहत संहिता को 2 भागों में मिलता है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा संस्कृत का, थोड़ा सा विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बराहमिहिर कहते हैं कि अगर भूमि में किस जगह पर पानी है, जिसको कहते हैं उदकारगल अध्याय, किस जगह पर पानी है वो कैसे जानेंगे कि वहां पर पानी है, ये तक सूत्र उन्होंने उसमें लिखे हुए हैं। भूकंप के लक्षण तक लिखे हुए हैं कि कब भूकंप आएगा, कैसे आएगा, किस दिशा में आएगा, कौन सी वायु के साथ आएगा। और ऐसे ही उन्होंने वास्तु शास्त्र के बारे में बताया। प्राचीन काल में जो वास्तु शास्त्र था वो देश काल पात्र के हिसाब से, जो एक हमारी स्थान थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लोग कम थे, स्थान ज्यादा था, पहली चीज। दूसरी बात, उस जैसे आज के समय में गरीब बहुत ज्यादा है और अमीर बहुत कम है, उस समय भी ऐसा ही होता था। राजा, मंत्री और धनाढ्य वर्ग कुछ परसेंट ही हुआ करते थे, तो राजाओं के महल बना करते थे, इसलिए उसको कहा गया प्रसाद वास्तु। प्रसाद वास्तु में महलों के वास्तु। अब जब कोई महल बनेगा तो उसमें लिखा है कि 140 हाथ लंबा और 240 हाथ चौड़ा। अब इतना बड़ा प्लॉट अपन कहाँ से ले सकते हैं? उससे भी बड़े बड़े हजार हाथ के लिखे हुए।
व्रत संहिता में मिलेंगे आप। और जो बहुत गरीब लोग थे, जिनके पास धन नहीं होता था, जो प्रजा होती थी, तब बराबर शास्त्र में ब्रह्मा जी ने एक विषय प्रस्तुत किया है। और वो विषय क्या है? उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय आवश्यक है। आप सोचते होंगे पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी हमारे जीवन में हम इन 4 लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम और उससे प्राप्त होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है संतुष्टि। धर्म का मतलब है धार्यति इति धर्मः, जो हमने अपने सहज प्रवृत्ति से धारण किया है, जिसमें दया है। व्रत, जप, तप, नियम, स्वाध्याय, क्रतु, शम, दम, दया, दान, ये 10 कर्म करने पर धर्म सिद्ध होता है। व्रत बोले तो संकल्प, जप बोले तो हरि स्मरण, तप बोले तो अपने जीवन को तपाना, लोगों की सेवा में लगाना। व्रत, जप, तप, नियम अर्थात जो प्रकृति के नियम है उनके अनुसार रहना। स्वाध्याय यानी कि अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना। क्रतु माने देवताओं के लिए यज्ञ करना। व्रत, जप, तप, नियम, स्वाध्याय, क्रतु, शम, शम माने बुरी इंद्रियों का समन करना, खान पान पे विचार करता। दम माने क्रोध का दमन करना। दया माने प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर दया करना। दान मतलब अपने पास यदि 4 रोटी है तो 2 रोटी किसी और को खिलाना, 2 उनको खाना। ये धर्म की परिभाषा है। और धर्म के साथ ही चालू हो जाता है अर्थ। हमारी कुंडली जब हम बनाते हैं, इस प्रकार का ये वर्गाकार वास्तु शास्त्र का जो चित्र बना है, ये वास्तु का चित्र आप देख रहे हैं, एक्चुअल में ये कुंडली का चित्र भी है। अगर हम इसी चित्र में अगर इसको हम कुंडली के रूप में भी देखेंगे तो ये हमें कुंडली नजर आती है। इस प्रकार से ये 12 भावों की कुंडली भी है। तो ये प्रथम भाव यहाँ पर हमारा ये धर्म है और दूसरा भाव हमारा ये अर्थ है। देखिए हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं, जो हमारे हिंदी के शब्द हैं, जो हमारे इंग्लिश के शब्द हैं, वो सब मिलते जुलते हैं। मैंने नियर शब्द को रामायण में भी कई जगह पढ़ा और आपने भी निंदक नियर पढ़ा है। और नियर माने पास होता है, ये भी सब लोग कहते हैं। बुराई करने वालों को अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि अपने को पता चलता रहे कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या गलती है। अर्थ का मतलब होता है धन और अर्थ का मतलब होता है, अंग्रेजी में अर्थ किसे कहते हैं भाई बताएगा कोई? नीलम जी। है अर्थ क्या होता है? वेल्थ। आय सर, आय आय। अर्थ माने होती है, अर्थ माने पृथ्वी नहीं होती क्या? हाँ सर, हाँ सर। सर वो तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अर्थ वैसे पैसे को कहते हैं। कई पर्यायवाची होते हैं। हमारे संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश के शब्दों के मायने यदि हम ढूंढे और उन्हें मिलाए तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। अर्थ माने होता है उद्देश्य, अर्थ माने होता है पैसा, और ERTH अर्थ माने होता है भूमि, पृथ्वी। और हम वास्तुशास्त्र में किस चीज का अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का, भूमि का सर, क्योंकि हमें उस पर रहना है। और यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है, दूसरा भाव है, ये अर्थ है। और अर्थात हम दोनों प्रकार से, तीनों प्रकार से अगर देखें तो जीवन में अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो पैसा हो, चाहे आपके जीवन का कोई लक्ष्य अर्थात उद्देश्य हो, और चाहे आपके रहने के लिए आपके पास एक अच्छी सी भूमि, अच्छा सा प्लॉट, अच्छा सा स्थान हो। इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। तो धर्म तो हम करेंगे,
धारण किया आपने, लेकिन हमें उसके लिए दूसरा भाव एक्टिव होना चाहिए कि हमारा अर्थ, हमारा उद्देश्य, हमारा और हमारे पास एक अच्छी भूमि, अच्छा प्लॉट, अच्छा घर। क्योंकि देखिए, जब तक आप सुख से नहीं बैठेंगे, जब तक सुख से निवास नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका चिंतन शक्ति खराब रहेगी। आप सोच ही नहीं सकते। कहते ना, आपको कुछ भी सोचना है, विचारना है, तो बिल्कुल शांत मन से सोचिए, अच्छे से स्थान पर, बिल्कुल शांत चित्त। अब अच्छा स्थान है ही नहीं, शांत चित्त है ही नहीं, उबड़ खाबड़ जगह है, कहीं कोई आवाज आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं से धूप आ रही है, कहीं से पानी आ रहा है, तो क्या आप अपने काम को सिस्टेमेटिक अच्छे से कर पाएंगे? क्या बताइए, कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 5 एलिमेंट्स जो हमारे हैं, उनमें से आकाश तत्व को छोड़कर बाकी, वैसे तो आकाश तत्व भी लेंगे, पांचों तत्वों का सही से सम्मिश्रण हो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, जहां हम रह रहे हैं, चारों तरफ से हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो कि हमें जितनी हवा चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितनी अग्नि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, जितना आकाश खुला चाहिए, उतना पर्याप्त मात्रा में मिले, तो हम कहेंगे अरे वाह, यहाँ बड़ा सुकून मिला। कभी कभी आप घूमने जाते होंगे, कभी किसी स्थान पर, किसी घर पर रहने जाते होंगे, लगता होगा यहाँ बड़ा सुकून मिला, यहाँ तो नींद भी बड़ी अच्छी आई, यहाँ तो पढ़ते समय भी बड़ा अच्छी से मन लग रहा था, हम यहाँ पर कोई काम कर रहे, पूजा कर रहे थे तो बड़ा अच्छे से मन लग रहा था। मन लग रहा था मतलब वहां पर वास्तु अच्छा है, वहां पर आपके अर्थ के जो प्रयोजन हैं, जिनको आप लेके गए हैं, वो पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जब आपको ऐसा लगा कि इस जगह पर, इस एरियाज में अर्थ के पूरे होने की संभावना ज्यादा है, तो आपने संकल्प, अर्थात आपने धर्म, अर्थ, काम, काम होता है संकल्प, आपने संकल्प लिया, संकल्प लिया आपने कि हमें एक अच्छा सा भवन बनाना है इस स्थान पर, और अच्छे से भवन को बनाने के लिए, अर्थात ये धर्म है, ये अर्थ है, और ये काम है, संकल्प है। और संकल्प की पूर्ति अच्छे से हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए? अर्थ की पूर्ति के लिए आपको धन चाहिए, कुटुंबियों का सहयोग चाहिए, लेकिन काम की पूर्ति के लिए आपको अपना सहज चाहिए। सहज माने आपका पराक्रम चाहिए, आपका मनोबल चाहिए। तीसरा भाव क्या बताता है? कोई बोलने जाता है क्या? पराक्रम, भाई बहनों का पराक्रम, पराक्रम बताता है ना, भाई बहन पराक्रम बताता है। तो यथार्थ आपको अपने संकल्प के लिए पराक्रम चाहिए। अगर भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, दौड़ना पड़े, भागना पड़े, धूप में खड़े होना पड़े, अपने अच्छे से मकान को बनाने के लिए एक अच्छे वास्तु शास्त्री से मिलना पड़े, तो सारे आपको प्रयत्न, अर्थात ये तीसरा भाव प्रयत्न का है, तभी हमारे संकल्प, हमारे प्रयत्न पूर्ण होते हैं। और जब हमारा प्रयत्न अच्छा चला जाए, संकल्प अच्छा हो जाए, अच्छे लोगों से हम मिल जाए, तो हमारे को मोक्ष मिलता है। चौथा भाव किस चीज का है? जन्म, भूमि, घर का स्थान, घर, गाड़ी, सुख, सुख। चौथा भाव है घर का, लग्जरी का। जिस घर में आप बड़े आराम से सोफे पे अच्छे से बेड पर टीवी, फ्रिज वगैरह सभी चीजों को अनुकूल स्थिति में लगा लें, उसका नाम है सुख का भाव। चौथे भाव में आपको सुख मिलेगा, लेकिन और सुख मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो यहाँ बात हो रही है वास्तु शास्त्र की, कि वास्तु शास्त्र में हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये बहुत लंबा है, मैं शुरुआत अभी आपको इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन में जब आए हैं तो आप पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति के लिए आए, और इसीलिए ब्रह्म वाक्य कहा गया कि तृणजे मृतिके पाषाण खंडे, अर्थात हमारे जीवन में चाहे हम घास फूस पत्तियों का ही एक भवन बनाए, लेकिन भवन बनाना आवश्यक है। और जो थोड़े सामर्थ्यवान है वो मिट्टी के भवन बनाते थे। तो आपने देखा होगा पहले लोग बाग घास फूस के झोपड़े डाल देते, अभी भी काफी जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं वो डाल के रखते हैं, तो उनके उस प्रकार के भवन होते हैं।
लेकिन जो थोड़े से एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा उनके पास होता है, बैलेंस होता है, पैसा होता है, जगह होती है, तो वो मिट्टी के पोत के मिट्टी के बनाते थे। तो पहले ये वाले भवन ज्यादा चलते थे। और पाषाण की, जो पाषाण माने पत्थरों के भवन बनते थे। तो जितने भी महल बनते थे, जितने भी प्रसाद बनते थे, जितने भी मंदिर बनते थे, जितने भी किले बनते थे, वो सब पत्थरों के बनते थे। तो कहा उन्होंने कि तृणजे, जो घास फूस के भवन है, उनकी आयु ज्यादा नहीं है। क्यों? जब भी आंधी पानी आएगा, जब भी हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा, वो सबसे जल्दी नष्ट हो जाएगी। तो बोले मिट्टी के भवन, बोले मिट्टी के भवन की आयु भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा पानी गिर गया, जैसे कि इस समय बारिश बहुत ज्यादा तेज चल रही है, पिछले 1 महीने से बारिश चल रही है और कई मकान ढह रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी चल रही होगी, हमारे मध्य प्रदेश ग्वालियर में इधर के एरिया में तो बहुत बारिश है, कई जगह तो मकान गिरने लगे। तो ज्यादा देर तक पानी गिरेगा मिट्टी के मकान पर तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा पाषाणी, बोले हाँ, पत्थर के मकान यदि आपने बनाए हैं तो वो आपको बहुत लंबी आयु दे सकते हैं, भवन की आयु लंबी हो सकती है। तो ये तो देश काल पात्र की पुरानी बात थी कि उन्होंने पत्थर की। फिर हमारे यहाँ पर देश काल पात्र आया, चीज हुआ, आज के समय में आरसीसी भवन बन रहे हैं, ईंटों के भवन बनने लगे, आज आरसीसी की ईंटें बनने लगी हैं। अब तो दीवार की भी जरूरत नहीं है, वो पूरी दीवार ही आरसीसी की खड़ी कर देते हैं। तो हमें जब हम आधुनिक वास्तु में जाएंगे तो हमें उन सब चीजों के कॉन्सेप्ट को आधुनिक वास्तु में चेंज करना पड़ेगा कि कभी घास फूस के भवन बनते थे, फिर मिट्टी के बनने लगे, फिर पत्थर के बनने लगे, फिर ईंटों के बनने लगे, और फिर आरसीसी की ईंटों के बनने लगे और आरसीसी के बनने लगे। और देश काल पात्र के हिसाब से विदेशों में जो है लकड़ियों के भवन बनते हैं, जिसमें बीच में थर्माकोल वगैरह फंसाते हैं, जिससे कि वहां बाहर की ठंड अंदर नहीं आए। बहुत सारे मतलब जगह जगह के हिसाब से बनते हैं। और पानी में तैरने वाले आप कश्मीर वगैरह में जो नाव देखते हैं, वो पूरा जिसको क्या कहते हैं, वो भी बनते हैं, उसमें भी लोग रहते हैं, और वो ठंड में बारिश में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सब स्थान की अनुकूलता देख करके बनाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे को वास्तु हमारा कैसा होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हर किसी के पास इतनी जगह नहीं है कि वो एक अपना स्वयं का भवन बना सके। अंगुली गणने लोग होंगे जो अपने लिए प्लॉट लेकर के भवन बना सकते हैं, लेकिन जो लोग प्लॉट लेकर के भवन बना सकते हैं वो निश्चित ही वास्तु का पालन भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो उनके वो वास्तु को भी अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि आजकल तो वास्तु भी महंगा हो गया है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आज के समय में सारा कुछ एक वास्तुशास्त्री के साथ माध्यम से, आर्किटेक्चर के माध्यम से, एक इंटीरियर डिजाइनर के माध्यम से किया जाए। तो अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, अगर आप आर्किटेक्चर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको वास्तु जरूर आना चाहिए। और वैसे भी यदि आपका खुद का पर्सनल घर है और सामान्य रूप से भी आप हैं, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को वास्तु के बारे में जानकारी। वास्तु का मतलब होता है बस धातु से बना है बसती, और जहां हम बसते हैं, जहां हम रहते हैं। और इसी से एक शब्द सुना होगा आपने, बस्ती। अब नगर कहते हैं, बस्ती कहते थे पहले। तो जहां लोग बसते हैं बस, तो पहले होते थे। तो इसमें सबसे पहले हुआ हमारा विश्व की रचना। विश्व की रचना भगवान ने की, उन्होंने अपने अनुसार वास्तु बनाया, और उन्होंने जहां जल, जिस जगह पर जल की आवश्यकता थी जल छोड़ा, थल की जगह थल छोड़ा, पर्वत की जगह पर्वत छोड़े। ये तो प्रभु ने बनाया। उसके बाद अलग अलग देश बने, अमेरिका बना, इंग्लैंड बना, भारत बना, जापान बना, सब बने। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका ज्यादा उन्नत है, या इंग्लैंड ज्यादा उन्नत है, या कोई देश बहुत ज्यादा उन्नत है, बहुत कम उन्नत है। तो कारण क्या है इसका? मतलब उसका अगर आप जब नक्शा उठाएंगे और देखेंगे तो उसके नक्शे में जो, क्या आवाज आ रही है आपको सभी को? हाँ। तो उसके नक्शे में आप पाएंगे कि साउथ वेस्ट हमेशा भारी हो रहा होगा, और नॉर्थ ईस्ट उनका हल्का हो रहा होगा, जो उन्नत हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट समझते हैं तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट माना ईशान। ईशान, ईशान किसे कहेंगे? अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपको वास्तु की जो चित्र दिख रहा है, इसमें उत्तर और पूर्व के जो कोना है, ये
और इसे हल्का रखने का मुख्य कारण क्या है? तो आप ये देख रहे हैं वास्तु पुरुष जो है उसका ये सिर भाग ये यहीं पर आता है, ये सिरो भाग यहीं पर आता है। आप सोचिए क्या अपने सिर पर आप बहुत ज्यादा वजन सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए वास्तु पुरुष का जो एरिया है उत्तर पूर्व ईशान, यहाँ पर हमें हल्का रखना चाहिए। क्या हम अपने दिमाग के अंदर गंदे या गलत या भारी विचारों को या बुरे विचारों को ला सकते हैं? लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। इसलिए भी इस एरिया को हम शुद्ध रखते हैं। शुद्ध रखते हैं अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का टॉयलेट नहीं बनेगा, ऐसा कोई स्थान नहीं बनेगा जिससे कि यहाँ पर जिस चीज को हम अशुद्ध मानते हो वो चीज यहाँ पर नहीं आएगी। तो कहाँ आएगी? इसके जस्ट अपोजिट में जो इसके पैरों का स्थान है, इस जगह पर हम उन्हें ले सकते हैं। इस जगह पर क्यों? आपके पैर कमर वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा सहनशील होता है। आप नॉर्मल रूप से देखिए, कभी आपने किसी पल्लेदार को देखा हो तो पल्लेदार जब भी कुछ उठाता है वो पीठ के बल पैरों को बैठ करके पीछे से उठाता है, अर्थात वो अपनी कमर या पीठ पर मैक्सिमम वजन ले सकता है, पैरों पर वजन ले सकता है और सर पर लेने के लिए वो बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के ले पाता है। तो ये तो नॉर्मल बात हुई। तो हम अपने पैरों पर कमर पर ज्यादा भार ले सकते हैं और ऊपर के हिस्से पर कम भार लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आप पानी में तैरते हैं तो आपका ऊपर का हिस्सा ऑलरेडी भारी है, पैर आपके हल्के हैं, तो जब भी कोई पानी में जाएगा तो सिर पहले नीचे चला जाएगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है तो वो कहते हैं, मैंने एक दो पिक्चर देखी, आपने कभी देखा हो, तो उनने क्या किया कि पैरों में ईंटें बांध दी और फिर उसको पटक दिया नीचे, जिससे कि वो पैर वाला हिस्सा उसका नीचे चला जाए। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, हम इस चीजों को बहुत सारे तरीके से कल्पना करके पता कर सकते हैं। तो वास्तु का जो साउथ वेस्ट है, जो बुरी चीजों का स्थान है, यहाँ पर निरति देवता रहता है, यहाँ पर राक्षस का वास है, यहाँ पर हमारी पितृ आत्माओं का वास है। ये स्थान हमेशा भारी रहना चाहिए जिससे कि वो चीजें उग्र ना हो। और ये हमारे सोचने समझने का स्थान है, देव स्थान है ईशान, ये हमेशा हल्का होना चाहिए जिससे कि हम हमेशा फ्रेश माइंड रहे और अच्छा सोचें। तो एक तो यही वास्तु की कल्पना कि हम किस प्रकार से वास्तु की कल्पना कर पा रहे हैं। अब बात हो रही थी कि इनके हम वास्तु के अंदर जब वास्तु में किसी चीज को रखने का स्थान बन गया, अब हम उसमें क्या देखेंगे, किस प्रकार से वास्तु को देखेंगे। तो हमारे 3 प्रकार के वास्तु होते हैं। एक होता है चर वास्तु। चर वास्तु यानी कि जो चलायमान होता है। चलायमान आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी घोड़े पर आपने दुकान बना ली है, गाड़ी चलती है इधर उधर, है ना, तो वो प्रदर्शनी टाइप के जगह आज यहाँ पर लगा हुआ है, कल दूसरी जगह। और दूसरा होता है स्थिर वास्तु, जो आपका भवन है, जो आपका ऑफिस है, जो आपका मंदिर है, घर है, ये स्थिर वास्तु। तो स्थिर वास्तु, चर वास्तु और क्षिप्र वास्तु यानी प्रदर्शनी वाले जो होते हैं, इस प्रकार के 2-3 प्रकार से हम वास्तुओं की परिकल्पना करेंगे, जिसमें हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे स्थिर वास्तु, क्योंकि जहां स्थिर वास्तु है उस पर हमें को ज्यादातर रहना है। सर तो तीसरे प्रकार का कौन सा वास्तु होता है सर? सॉरी सर, घर का स्थिर वास्तु, घर का सर हाँ। वो नित्य वास्तु। हाँ, नित्य वास्तु। नित्य वास्तु में हम नित्य की क्रियाएं करते हैं, वो नित्य वास्तु। चर वास्तु, स्थिर वास्तु और नित्य वास्तु। बिल्कुल शोभा जी ने ठीक कहा। नित्य वास्तु यानी कि हम प्रातः काल कुछ क्रिया करेंगे, फिर दिन में कुछ करेंगे, रात में कुछ करेंगे और फिर जाएंगे, तो हमारे से लेके शाम तक की जो हमारी प्रतिक्रिया है वो सब नित्य वास्तु के अंतर्गत आएगी। अब इस चर स्थिर नित्य वास्तु के अंतर्गत जब हम भवन बनाते हैं तो हम उसमें 5 तत्वों का समावेश करते हैं।
तो सबसे बड़ा जो तत्व है वो है आकाश। आकाश से ही सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो हम आकाश मतलब आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, सबसे बाद में पृथ्वी उत्पन्न हुई है। आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु अग्नि ही, वायु से अग्नि, अग्नेरापः, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी से औषधियों की उत्पन्न हुई, और औषधि से अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से मनुष्य उत्पन्न, जीव उत्पन्न हुआ। इसको हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सब उत्पन्न होने के बाद हम जो वास्तु के लिए भूखंड ले रहे हैं, इस एरिया पर हम कैसे डिसाइड करें कि ये यहाँ पर कौन सा देवता किस जगह पर है। तो वास्तु पुरुष में 45 डेटीज होते हैं, 45 देवता होते हैं। उन 45 देवताओं का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे कि वो 45 देवता, यानी कि ईशान कोण में यहाँ पर शिखी है। शिखी कौन है, शिखी का नेचर कैसा है, शिखी को क्या पसंद है क्या नापसंद है, शिखी, पर्जन्य, जयंत, ऐसे हमारे 45 डेटीज हैं। उनके बारे में पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे जन्म कुंडली के अध्ययन में राशि, ग्रह, नक्षत्र, भाव को जानना जरूरी है, ऐसे ही इसके अंदर भी इसके 45 देवताओं के बारे में जानना जरूरी है। इसके साथ साथ ब्रह्म स्थान के बारे में जानना जरूरी है। इसके साथ साथ मर्म स्थल, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, जैसे हमारे आंखें, यहाँ पर कोई भी चीज टूट जाएगी तो हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, आंख, नाक, कान। तो ऐसे ही तो सेंसिटिव मर्म स्थान है, उन पर हमको ध्यान देना। और अब बात आएगी कि हमने वास्तु की कल्पना समझ ली, लेकिन हम जिस नगर में भवन बनाने जा रहे हैं, सर किसी का माइक चल रहा है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर। किसका माइक चालू है? सर ये विनू में रोका था। ओके ओके, मैंने बंद कर दिया, सॉरी आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तो बात हम वास्तु की आप कल्पना करेंगे कि हम किस देश में रहे, वो देश हमें सूट करेगा क्या, ये हमारा होता है काकड़ी विचार। किस प्रदेश में रहे, किस नगर में रहे, किस मोहल्ले में रहे, क्या वो हमारे नाम के अनुकूल हमारे लिए लाभदायक है या नहीं। हम उसके लिए लाभदायक हैं नगर के लिए, या नगर हमारे लिए लाभदायक है। तो अगर आप ग्वालियर में रह रहे हैं तो क्या ग्वालियर आपको सूट करता है, क्या आप आगरा आपको सूट करता है, क्या आपको चंडीगढ़ सूट करता है, जहां भी जो भी रह रहा है, इसके लिए एक फॉर्मूला होगा काकड़ी विचार। उसके माध्यम से हम विचार करेंगे और आय व्यय विचार भी उसी में करेंगे। और जब हम प्लॉट बना रहे हैं तो उसमें जो हम प्लॉट लिए उसकी मिट्टी कैसी है, उसका भूमि पर परीक्षण करके देखेंगे क्या यह भूमि हमारे लिए शुभ है कि नहीं। कुछ भूमि ऐसी होती है जिनमें आप मिट्टी खोदने के बाद पानी डालते हैं तो वो पानी सब चला जाता है, और वो मिट्टी डालते हैं तो वो मिट्टी भी पूरी चली जाती है। इसका मतलब वो भूमि अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अंदर से खोखली है। वैज्ञानिक रूप से देखना ही चाहते हैं हम लोग कि वो भूमि ठोस है कि नहीं। आज हमने भवन बना लिया, ऐसा तो नहीं 10-5 साल बाद वो धसक जाए, नीचे चला जाए। अभी हम काफी किस्से देख रहे हैं सड़कों के, कि सड़क, आज तो मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा था कि एक सड़क बनी थी और पानी के मारे वो उसका जब वो हो गया तो नीचे पता चला एक कुआं निकल आया और कुएं में पानी चल रहा है। तो आपके भवन के नीचे कुआं तो नहीं है, वास्तु कहता है आपके भवन में जहां आप निवास करते हैं वहां कुआं नहीं होना चाहिए, अर्थात कुएं के ऊपर निवास करना निषिद्ध है, कुआं, बावड़ी। तो
अर्थात वो आपका जो भूमि है, समतल भूमि है, वो पूरी तरह से भरी हुई, पुष्ट और सुष्ट होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। जिस पर आप भवन बना रहे हैं तो आगे जाकर के वो आपके जीवन में शतम जीवे व सरदा सतम, यानी आप तो अपनी 100 वर्ष आयु देखे ही देखे, आपके बच्चे भी उसमें बहुत अच्छे से रहे। ऐसे वास्तु की परिकल्पना यहाँ पर दी है। हम जब वास्तु आचार्य की तरफ बढ़ेंगे तब हमारे पास इसी चीज का और आगे वर्णन आएगा। यहाँ पर हमारे 16 स्तंभ है, 16 खंभे हैं, उसमें हमारे को विभाग कर दिए गए कि हम सबसे पहले कहाँ क्या बनाएं, इस बारे में बात होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये वास्तु बना हुआ है, वास्तु बना हुआ है, आपका प्लॉट है, तो कहाँ क्या हो इसके लिए एक कल्पना थी। तो हमें इसको 16 खंडों में विभाजित करना है। तो सबसे पहला हमारा ये खंड है, ये ईशान का है। तो यहाँ पर हम मंदिर राशि अर्थात ये स्वच्छ स्थान बना सकते हैं। इसके बगल से ये हमारा स्थान भी हमारा अध्ययन अध्यापन के लिए अच्छा है। ये हमारा स्नान वगैरह के लिए अच्छा है, स्नानागार। ये हमारा किचन के लिए अच्छा है। इसके बाद किचन के सपोर्ट में हम स्टोर, जो हमारा किचन से संबंधित एक और मटेरियल वाला होता है, जहाँ पर आप फ्रिज वगैरह रख सकते हैं, ऐसा स्थान इसको बना सकते हैं फ्रिज वगैरह रखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बेडरूम के लिए, जो आपके घर का मुखिया का बेडरूम होता है, उसे यहाँ बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप जितने के कौन है, यहाँ पर आप भारी वस्तुओं का स्थान बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ये जल का स्थान बना सकते हैं, जो भूमि से निकलता है, भूमि का जल तो भूमि से निकल के आ रहा है। और यहाँ पर जो जल है वो भूमि के ऊपर वाला जल, टंकी। आप अगर टंकी रख रहे हैं तो पूर्व, तो ये यहाँ से जल निकलेगा, इसमें से जल निकलेगा, भूमि का जल ये है, भूमि का जल पूर्व से। और यहाँ पर आप जल को इकट्ठा करने का, यानी टंकी इसके ऊपर पश्चिम में ऊपर की। तो और आपके अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, भोजन का स्थान, बच्चों के अध्ययन का स्थान ये बना सकते हैं। ये स्थान थोड़ा रुदन स्थान है, और ये हमारा बाह्य त्रिकोण का है। ये भी हमारा ऐसे आए थे जाने वालों के लिए, गेस्टों के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो आपके घर में बच्चे नए कपल हैं, उनके सोने रहने का स्थान है, नव युवक, नव जोड़ा। और ये आपका आयुष स्थान है, अर्थात यहाँ पर आप मेडिकल या धन वगैरह से संबंधित, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो मैंने एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे, ये जब हम इसको गहराई से समझेंगे तो उसमें एक एक चीज पर हम काम करेंगे, एक एक विषय को हम पढ़ेंगे। कि हम एक भवन के अंदर बेडरूम कहाँ बनाए, जीना कहाँ बनाए, मंदिर कहाँ बनाए, उसमें कौन से पर्दे लगाएं, कौन सी दीवार पर कौन सा रंग करें, और हमारा फ्रिज कहाँ होना चाहिए, हमारे को मतलब जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं वो कहाँ रखें, ये सब चीजें भी इसमें आएंगी। अगर आप कोई सीनरी लगा रहे हैं तो हम पूरब की दीवार पर कौन सी सीनरी लगाएं, दक्षिण में कौन सी सीनरी लगाएं, उत्तर में कौन सी लगाएं, इसमें हमारे समुद्र मंथन का वर्णन भी आएगा। समुद्र मंथन में 14 रत्न जो निकले हैं, उनके आधार पर भी वास्तु की परिकल्पना की गई है कि हम किस प्रकार से अपने घर की साज सज्जा करें। तो इसे भी हम देखेंगे इसके साथ। इसी के साथ हम जब घर को सजा रहे हैं तो जीने हमारे किस डायरेक्शन में होंगे, तो दक्षिण की ओर, मतलब राइट टू राइट चलाएं या राइट टू लेफ्ट। अगर जीना है तो उससे क्या परेशानी हो सकती है, क्या हम सीढ़ियों के नीचे अपना रहने का स्थान बना सकते हैं,
ये भी एक हमारी विषय बहुत आता है। बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे भी रहने की बात करते हैं। जब हम वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वेद क्या है। तो वेद का मतलब ये है कि आपको किसी चीज का वेद हो रहा है, आपके भवन के सामने पेड़ है या कोई कीचड़ भरी हुई है, जलाशय भरा हुआ है, तो उससे आपको क्या नुकसान या फायदे हो सकते हैं। और अगर आप सोते हैं तो आप दक्षिण सिर करके सो रहे हैं, उत्तर सिर करके सो रहे हैं, पूरब सिर करके सो रहे हैं या पश्चिम सिर करके सो रहे हैं, तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फायदे हो सकते हैं। तो नॉर्मली बात यह है कि आपको साउथ में सिर करके सोना चाहिए, दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए। ये सबसे अच्छा कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी उत्तर और पूर्व, पश्चिम और पूर्व का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर में हमको अपना सर नहीं करना चाहिए। ये मैग्नेटिक सिद्धांत है। जब आप वो कंपास का प्रयोग करेंगे दिशा सूचक का, वो बताएगा कि हमारी जो उसकी एंगल है वो नॉर्थ में जाती है, तो हमारी ऊर्जा जो है नॉर्थ की ओर जाती है, जिसकी वजह से रात में हमारे को अपच हो सकती है, भोजन की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य में विकार हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि दक्षिण की ओर सिर हो और उत्तर की ओर पैर। किसी हॉस्पिटल में मान लो अगर डॉक्टरों ने बेड बना रखे, बेड लगा रखे, वो अगर अपने हॉस्पिटल में इस बात का प्रायोगिक करें कि सबसे ज्यादा उनके जो, क्योंकि मैं करवा चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पेशेंट हानि को प्राप्त हुए अर्थात इस दुनिया में न रहे, उसमें बेड किस दिशा में थे, तो आप मैक्सिमम पाएंगे कि उत्तर दिशा वाले बेडों पर ज्यादा हानि देखने को उनको मिली होगी, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता रहा। एक डॉक्टर को सजा दी गई और उन्होंने अपने उत्तर के सारे बेड ही हटा दिए, केवल उस पर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होते थे या वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होते थे, छोटे ट्रीटमेंट होते थे, वो उत्तर के बेड पर करते थे। जिनको जो क्या होता है वेंटिलेटर वाले या बहुत ज्यादा गंभीर मरीज थे, उन सब के लिए दक्षिण सिरे का ही प्रयोग करने लगे और उनको सफलता मिली। तो हम ऐसी चीजों की आधुनिक तरीके से वास्तु को लगा करके कि हम ऐसा क्या है जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत कुछ बिगड़ रहा है। एक और वास्तु की खास बात है कि देखिए, आपके पूर्वजों ने जो भवन बनाया था, या कहें एक उदाहरण के रूप में एक राजा ने अपना भवन बनाया, तो वो उसके ज्योतिषियों ने, वास्तु शास्त्रियों ने उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग उस वास्तु का सजेशन दिया होगा जो उसके लिए बना, और वो उसके लिए अनुकूल था। लेकिन जैसे ही राजा का पुत्र होता है, राजा उसके लिए दूसरी जगह पर उसके नाम के अनुकूल वास्तु का प्रयोग करके भवन बनवाते हैं। आप जितने भी महलों में, किलों में जाएंगे, हर एक राजा के पुत्रों के, बधुओं के अलग अलग वास्तु भवन बने होंगे। हमारे घरों में ऐसा नहीं हो पाता। हमने देखा कि 20 साल पहले जिस भवन में सब लोग रहते थे बड़े खुशहाल थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। घर का मुखिया चला गया, 4 लोगों में हिसाब बढ़ गया और वास्तु का ट्रांसफर दूसरों के नाम से हो गया। तो जिसके नाम से हुआ उनमें से किसी को वो सूट कर रहे थे, किसी को नहीं सूट कर रहे थे। तो जिनको सूट नहीं कर रहे थे, जिनका वास्तु वहां पर नहीं हो रहा था सेट, वो लोग परेशान। तो किसी को नॉर्थ का वास्तु स्विच कर सकता है, किसी को साउथ का। यानी कई बार ऐसे आपके सामने उदाहरण आएंगे कि नहीं साउथ फेस में मकान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे लोग भी बता दूंगा जो साउथ फेस वाले हैं और बड़े खुशहाल हैं, और नॉर्थ फेस वाले हैं वो बड़े दुखी है। क्यों? उनकी कुंडली के अंदर हम इस चतुर्थ हाउस से और मंगल की पोजीशन से, ऐसी कुंडली के अंदर से भी वास्तु को निकालेंगे कि क्या वो हमारे दिशा जो है वो हमारे अनुकूल है कि नहीं। एक व्यक्ति ने साउथ फेस के मकान में रहना था, बहुत अच्छे से चल रहा। किसी ने जब उसको थोड़ा बहुत व्यापार में उतार चढ़ाव आया होगा तो किसी ने कह दिया, अरे भाई आपका तो ये साउथ फेस मकान है इसलिए भाई परेशान है, जबकि वो आदमी करोड़ों में खेल रहा है। उसने उसको बेच नॉर्थ फेस ले लिया, उसके बाद पूरी तरह से डब्बा ही गोल हो गया। तो कुछ कारण हो सकते हैं कि आपको, हाँ उस समय इसलिए कहा गया है कि वास्तु और ज्योतिष दोनों का समन्वय बिठाना पड़ेगा। आपको जन्म कुंडली के साथ साथ वास्तु और वास्तु के साथ जन्म कुंडली दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जब आप किसी का एक अच्छा वास्तु
सलाह दे सकते हैं, क्योंकि केवल आपने अगर वास्तु की सलाह दी है और कुंडली का ज्ञान नहीं है तो कई बार आप उसे केवल ये तो बता सकते हैं कि आप कैसे बनाएं, कौन सी दिशा में क्या बनाएं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि उसके लिए उत्तर का भवन अनुकूल है या दक्षिण का या पूरब का या पश्चिम। बहुत सारी चीजें हमारी कुंडली में ही पता चल जाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन में भवन तो लेते हैं, लेकिन वो भवन अपने भवन में रह नहीं पाते, भवन के पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही भवन लेते हैं उस भवन में से संबंधित विवाद चालू हो जाते हैं और वो भवन उनके लड़ाई झगड़े में ही रहते हैं, मतलब विवादित भूमि के शिकार होते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके भवन में हमेशा सीढ़ आती रहती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके भवन बहुत अच्छे से चमकते रहते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं जन्म कुंडली है, जो आपके कुंडली में बताती है कि आपकी कुंडली कहती है कि आप कोई सा भी भवन ले लीजिए, ये इसके अंदर जो राहु बैठा हुआ है ये निश्चित ही कहीं ना कहीं आपके भवन में सीढ़न देगा ही देगा। और आपको जब भी भवन मिलेगा राहु के एंगल में मिलेगा, कीचड़ के पास ही मिलेगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम वास्तु जब पढ़ेंगे, आप वास्तु में आएंगे और वास्तु का कोर्स करेंगे तो आपको मैं बहुत सारी चीजें कोर्स के साथ साथ बताऊंगा। हमारा वास्तु प्रवीण का 6 महीने का कोर्स है और इसके बाद 6 महीना वास्तु विशारद, वास्तु आचार्य है। आईकास के माध्यम से यह कोर्स सिलेबस के माध्यम, सिलेबस उसका जो है उसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे कि वास्तु में उन्होंने जो आपको सिलेबस दिया उस सिलेबस के अंतर्गत ही सारी बातें आपको बताई जाएंगी। उसकी एक पुस्तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री A.V. शुक्ला जी ने संकलित की है और उस पुस्तक का नाम है वास्तु चिंतामणि, जिसका मैक्सिमम हम अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही हमारी दूसरी पुस्तक है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सीनियर श्री पंडित सतीश शर्मा जी, जो जयपुर से हैं, वास्तु के और अंतरराष्ट्रीय फेमस हैं, उनकी पुस्तक है वास्तु विद्या। हम उसका भी सहयोग लेंगे, उसे भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि ज्योतिष के बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं। उन्होंने कम, मैं समझता हूँ 1000 के आसपास पुस्तकों का व्याख्या की होगी। पूरे ज्योतिष जगत में सूर्य है ज्योतिष के डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, आप अगर नाम खगा लेंगे तो उनकी है वास्तु मीमांसा, जिसका भी हम सहयोग लेंगे। इसके अलावा हमारे पास वास्तु माला है, वास्तु रत्नाकर है, विश्वकर्मा प्रकाश है, महिमतम है, सम्रांगण सूत्रम है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें से कहीं कहीं बहुत आवश्यक कोटेशनों को हम उसमें अपने सिलेबस में पढ़ेंगे या उपयोग करेंगे। आपके लिए सारी पुस्तकें लेना जरूरी नहीं है, आप केवल वास्तु चिंतामणि और वास्तु विद्या और वास्तु मीमांसा अगर लेते हैं तो ये 2-3 पुस्तकों के माध्यम से, मतलब मूल रूप से वास्तु चिंतामणि आप लेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते। 6 महीने वास्तु प्रवीण, उसके बाद 6 महीने वास्तु आचार्य। और इसका जो अभी प्रवेश हुआ है तो आज हमारा डेमो क्लास है, अगली क्लास अगले सोमवार को होगी और सोमवार के सोमवार हम वास्तु प्रवीण की क्लास देते हैं और वास्तु आचार्य की क्लास हम मंगलवार को देते हैं। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, थोड़ी बहुत ज्यादा कम भी हो सकती है। अगर क्लास के बाद हमारा कोई कोर्स बचता है या कभी आप लोगों को डिफिकल्टी आती है तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी आपके और हमारी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा आपका आपस में एक ही संबंध है, सीखो सिखाओ। आपको जब भी सीखना है, जैसे भी सीखना है, हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि आपको हम अच्छी क्लास दे सकें, अच्छा सिखा सकें। और क्लास के अतिरिक्त भी आपको लगता है कि हमें कुछ और मार्गदर्शन चाहिए कि आपने जो पढ़ाया था हमें उस समय हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए, तो हम उसके लिए फिर से आपको गाइड कर देंगे। कोई नोट्स होगा उससे संबंधित तो वो भी देंगे। दिसंबर में पहले शनिवार रविवार को इसकी परीक्षा होगी, ये फिक्स है। वास्तु, हस्तरेखा, नाड़ी, नक्षत्र ज्योतिष, ये 4 अलग जो कोर्स जो आईकास के चलते हैं, उन चारों की परीक्षा पहले शनिवार और रविवार को होती है। चारों परीक्षा एक ही दिन होने से किसी एक में ही परीक्षा दे सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं भले, लेकिन परीक्षा के समय पर आपको ये लगेगा कि मैंने 2 पढ़े और 1 का परीक्षा दे पाया। इसलिए आप अभी से ही सोच समझ के जिसमें आपको अध्ययन करना है, जिसमें परीक्षा देना है, आप उसमें प्रवेश दीजिए। वास्तु, हस्तरेखा, नाड़ी और नक्षत्र 4 ज्योतिष है, चारों में से किसी में भी आप ले सकते हैं। दूसरा वाला अगर आपने लिया है तो आप उसमें आप केवल पढ़ सकते हैं और उसकी परीक्षा आगे दे सकते हैं।
लेकिन अगर आप इसके साथ कोई दूसरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं जिसकी परीक्षा ना हो, तो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स होगा मेम्ब्रोलॉजी और केपी, इसको आप इसके साथ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको परीक्षा कोर्स नहीं है, वो सर्टिफिकेट कोर्स है और वो हमारा जय गणपति ज्योतिष संस्थान जन कल्याण समिति के माध्यम से आपको सर्टिफाइड होता है। तो आज की क्लास में इतना ही कहूंगा। अगर आपके मन में इस वास्तु से संबंधित कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप 2 मिनट में पूछ सकते हैं। इसके साथ इसी के बाद हमारी हस्तरेखा की डेमो क्लास चालू होगी। तो आपके मन में किसी के प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, किसने हाथ उठाया है? हंसुल जी बताइए क्या कह रहे हैं? अंशुल जी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये प्रवीण 2 के साथ में ले सकते हैं वास्तु का कोर्स? हाँ, प्रवीण के साथ आप वास्तु कर सकते हैं। वास्तु अब आपका ज्योतिष प्रवीणा 2 है, बिल्कुल आप वास्तु ले सकते हैं। ओके सर। आप आरती मैम से संपर्क कर सकते हैं। जी जी सर। और उसने हाथ उठाया हुआ है संजय बिंदल जी। हाँ बताइए संजय जी क्या करें? नहीं, मैंने नहीं उठाया सर। अच्छा, मुझे दिख रहा है आपका नाम। नहीं, ये शिवांगी जैन। हाँ हाँ बोलिए शिवांगी जी बताइए। सर, इसमें वास्तु में आप सारी ट्रीटमेंट भी बताएंगे हमको? वो आपको आचार्य के बाद, वास्तु आचार्य के लास्ट में, प्रवीण में नहीं मिलेगा। प्रवीण में तो प्रवीण इज वास्तु बेसिक कोर्स। अच्छा सर, ज्योतिष प्रवीण के साथ तो वास्तु चल जाएगा ना सर? ज्योतिष प्रवीण फर्स्ट ईयर। हाँ ले सकते हैं, ज्योतिष प्रवीण फर्स्ट के साथ वास्तु कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए आप जैसे सेकंड ईयर कर रहे हैं तो हमको ग्रहों की, राशियों की, भाव की विषय में बताया जाएगा। संग में आप जब वास्तु करेंगे तो वास्तु के साथ उसको अटैच करके, क्योंकि हम जब वास्तु पढ़ेंगे तो संग संग थोड़ा थोड़ा ग्रहों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेलकम। तो सर जैसे 6 महीने का ये करके फिर 6 महीने का आचार्य भी ले सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में? हाँ, सेकंड, पहले सेमेस्टर में आप वास्तु प्रवीणा, दूसरे सेमेस्टर में आचार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ज्योतिष प्रवीण के साथ इसे कर लें और जब विशारद करेंगे तो उसके साथ हस्तरेखा या दूसरा विषय जोड़ सकते हैं, या हस्तरेखा भी कर लें और वास्तु कर लें, आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं। सर 2 से ज्यादा कोर्स मेरे ख्याल से एक साथ चलाना मुश्किल होगा ना सर? देखिए बिल्कुल दो कोर्स ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों के भी बहुत सारे काम होते होंगे, आप लोगों को भी अपने काम होते होंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छा उसको टाइम दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप 2 ही करिए, 2 से ज्यादा मत करिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ये स्वाद क्या नाम है? सर राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हम साथ में 2 कोर्स कर तो सकते हैं बट एग्जाम नहीं दे सकते, तो क्या जैसे ज्योतिष प्रवीणा और नाड़ी प्रवीणा एक साथ करें तो एग्जाम दे सकते हैं? जी, जैसे आपने बताया कि हम कोर्स एक साथ तो कर सकते हैं पर एग्जाम नहीं दे सकते एक साथ, तो जैसे 2 कोर्सेज में हम एनरोल करेंगे नाड़ी और ज्योतिष, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर में दोनों? मेरी बात, अगर आप ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद कर रहे हैं तो उसके साथ नाड़ी, हस्तरेखा, वास्तु और नक्षत्र, इनका पेपर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्योतिष प्रवीण और विशारद का जो परीक्षा होता है वो सेकंड शनिवार रविवार होता है, उससे ये क्लेश नहीं होता। मतलब दे सकते हैं ना? आपको कौन कौन से कोर्स करने हैं पहले ये बताइए? नाड़ी और ज्योतिष। नाड़ी और ज्योतिष दोनों की परीक्षा आप दे सकते हैं। प्रवीणा का? हाँ हाँ बिल्कुल, ज्योतिष प्रवीणा का एग्जाम होगा सेकंड सैटरडे संडे और नाड़ी का होगा फर्स्ट सैटरडे संडे।